यस माय डियर, आज जो हमें पढ़ना है वो रेसिस्टर के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है, व्हाई आर रेसिस्टर्स आर इम्पॉर्टेंट इन सर्किट। सर्किट में ये रेसिस्टर जो होता है वो क्यों ज़रूरी होता है, जबकि हम लोग जानते हैं, इससे फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है, रेसिस्टर जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है ना, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बाधा उत्पन्न करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसे ही हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जो यूनिट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, उसी का इस्तेमाल करना सर्किट में क्यों ज़रूरी है, ये आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एक सर्किट क्रिएट किया हुआ है जिसमें एक एलईडी बल्ब कनेक्टेड है, और ये बैटरी जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, वोल्टेज जो है बैटरी की वो 9 वोल्ट है, जबकि ये एलईडी बल्ब को जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ग्लो होने के लिए वो है 3 वोल्ट। तो सोचने की बात है कि इस बल्ब की कैपेसिटी है 3 वोल्ट, और हम इसे पावर अगर सप्लाई करते हैं इस बैटरी के माध्यम से 9 वोल्ट, तो क्या ये टॉलरेट कर पाएगा? क्या ये एलईडी बल्ब जो है वो ग्लो हो पाएगा? ये कभी संभव नहीं, क्योंकि उसकी क्षमता है 3 वोल्ट की और हम उसे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं 9 वोल्ट, 3 टाइम्स ज़्यादा। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो कभी भी ग्लो नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा? फ्यूज़ हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उस तक पहुंचेगी, वो उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उसे होल्ड कर सके, तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। तो इस से बचाने के लिए हम लोग रजिस्टर का यूज़ करते हैं। यहीं पे अब सेकंड फिगर आप देख सकते हैं। सेकंड फिगर में हम लोगों ने एक रजिस्टर कनेक्ट किया है इसी सर्किट में। तो ये रजिस्टर कनेक्ट करने का रीज़न क्या है? ये इसलिए कनेक्ट किया गया कि अगर बैटरी से 9 वोल्ट की करंट आ रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोक कर जितनी एलईडी बल्ब को हमें चाहिए, जस्ट लाइक एलईडी बल्ब को 3 वोल्ट की पावर चाहिए, तो हम लोग जो रेसिस्टर का यूज़ कर रहे हैं वो रेसिस्टर यही करता है कि अगर 9 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो उसको रिड्यूस करके 3 वोल्ट में बदलता है, और वही 3 वोल्ट जाकर फिर एलईडी बल्ब को क्या करता है? ग्लो कराता है। तो ये हर मोस्टली सर्किट्स में ज़रूरी ही होता है, ताकि ऐप जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो ग्लो सही ढंग से कर पाए। तो देखिए, द रेसिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन 2 वेज, फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड इन पैरेलल। मतलब ये जो रेसिस्टेंस होता है इसको 2 तरीके से किसी भी सर्किट में जोड़ा जा सकता है, या तो सीरीज वाइज या फिर पैरेलल वाइज। अब जस्ट लाइक ये एक और फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में देखेंगे ये जो आप वेव टाइप का देख रहे हैं, ये इंडिकेट करने का तरीका है। रेसिस्टर को हम लोग सर्किट में इसी तरीके से इंडिकेट करते हैं। जहाँ पे भी ऐसा वेव टाइप का आपको दिखेगा, दैट मीन्स वो क्या है? उस सर्किट में रेसिस्टर है। तो देखिए, यहाँ रेसिस्टर जो देख रहे हैं, 2 रेसिस्टर जुड़ा हुआ है इस सर्किट में, और ये एक ही तार से कनेक्टेड है, दोनों ही, है ना। एक का एंड पॉइंट जो है दूसरे के एंड पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसे सीरीज वे में ही समझा जाता है। इसी के साथ अगर दूसरा फिगर आप देखेंगे तो इस फिगर में 4 रेसिस्टर्स एडेड हैं और चारों पैरेलल वाइज है। तो इस कंडीशन में जब हम लोग रेसिस्टर्स को सर्किट में ऐड करते हैं तो उसे इन पैरेलल कहा जाता है कि इन रेसिस्टर्स को हम लोगों ने पैरेलली कनेक्ट किया है सर्किट में, और फर्स्ट वाले सिचुएशन में जो है वो सीरीज वाइज हम लोगों ने कनेक्ट किया है सर्किट में। ये देख रहे हैं आप, R1 से रेसिस्टर 1, इसी टाइप से R2, R3, R4, ये सारे रेसिस्टर्स का हम लोग नाम लिख सकते हैं। तो आई एम श्योर यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। रेसिस्टर का काम ही यही है कि जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, उतना ही उसे देने का कार्य करता है रेसिस्टर। रेसिस्टर कभी भी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देता। अगर आप रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रखेंगे तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। अब यूजेस ऑफ रेसिस्टर्स को फिर इसी टाइप से और हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं, द मेन यूजेस ऑफ रेसिस्टर इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सेकंड, इन रेसिस्टर इलेक्ट्रॉन्स हैव ए कॉलिजन विथ आयंस विच स्लो डाउन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लोअर्स द करंट एंड ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। रेसिस्टर जो होता है, रेसिस्टर्स में एक्चुअली रेसिस्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि रेसिस्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कोलैप्स करता है, एक दूसरे से टकराता है ना, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसी के साथ हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन कंबाइन द रेसिस्टेंस लेंथ वाइज, और लेंथ वाइज ही कनेक्ट करने को हम लोग कहते हैं
वी कैन पुट द रेजिस्टेंस पैरेलल टू वन अनदर, मतलब अगर सीरीज वाइज जोड़े तो वो सीरीज वे में होता है, और पैरेलली जोड़े तो उसे हम लोग पैरेलली समझते हैं कि वो पैरेलल, जैसे कि इससे पहले वाले फिगर में हम लोगों ने देखा था। तो अब इन्हीं दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि सीरीज वे में जो रेसिस्टर हम लोग ऐड करते हैं किसी भी सर्किट में, तो उसमें क्या होता है और कैसे वो वर्क करता है, और इसी टाइप से पैरेलली अगर उन्हीं रेसिस्टर्स को जोड़ा जाए सर्किट में तो फिर वो कैसे काम करता है। यस माय डियर, देखिए रेसिस्टर्स इन सीरीज, सीरीज में रेसिस्टर ऐड करना, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, मतलब एक के एंड पे दूसरे एक रेसिस्टर का एंड कनेक्टेड रहे, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, तब उन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि वो जो है कनेक्टेड है सीरीज में, है ना। एक ही तार में एक ही साइड पे, मतलब एक के पीछे एक अगर कनेक्ट कर ले हम लोग रेसिस्टर्स को, तो उसे ही हम लोग सीरीज वे में कहते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेसिस्टेंस, अगर हम लोग रेसिस्टर को कंडक्ट करते हैं सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो करंट फ्लो करेगा तो सबसे इक्वल अमाउंट में, है ना, सेम करंट फ्लो करता है ईच रेसिस्टेंस। द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, ये बेहद ज़रूरी है। अब कहता है कि मान लो किसी सर्किट में 5 रेसिस्टर हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो उस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। जैसे मान लो फर्स्ट रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो 5 ओम है, सेकंड वाले का 10 ओम है, थर्ड वाले का 2 ओम है, फोर्थ का 3 ओम है, कुछ भी हो। तो अगर हमें उस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस चाहिए तो टोटल रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, मतलब जितने भी रेसिस्टेंस हैं उन सभी को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद नॉर्मली इंडिविजुअली जिसे हम लोग सम करते हैं वैसे सभी को सम कर देना है, और उस सिचुएशन में जो रेसिस्टेंस आएगा हमारा वो टोटल उस सर्किट का रेसिस्टेंस होता है। अब हम लोग देख रहे हैं पैरेलली, अगर पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो पैरेलली जो रेसिस्टर्स होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं। व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स, मतलब किसी 2 पॉइंट के बीच में ही अगर उन्हें ऐड किया जाए, उसमें क्या था वो सीरीज वाइज था, एक का एंड दूसरे के एंड से कनेक्टेड था। अभी क्या है वो किसी 2 पॉइंट के बीच में ही अगर एक से ज़्यादा कनेक्ट किए जाएं देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसे हम लोग पैरेलल में समझते हैं। इसका जो सम निकालना होता है या टोटल निकालना होता है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इसमें देखिए मान लीजिए किसी सर्किट में 5 रेसिस्टेंस पैरेलली लगा हुआ है, उसको फाइंड आउट करने का तरीका है 1/R, मतलब टोटल का रेसिस्टेंस के लिए जो R यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो वो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। इन सभी को ऐड करके जो सॉल्व कर लेंगे फ्रैक्शन का एडिशन के रूप में, और वहाँ से भी जो R हम लोग इवेल्युएट करते हैं, इसी R को टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट कहते हैं। यही R जो होता है वो क्या होता है कि पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस होता है टोटल रेसिस्टेंस। एक बात और याद रखना है हम लोग को कि पैरेलली जितने भी ऐड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं, है ना, ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो अब एक बात हमें ये ध्यान रखना है कि पैरेलली जब भी कनेक्ट होते हैं रेजिस्टर्स, तो उसका टोटल रेसिस्टेंस जो होते हैं वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से हमेशा कम आते हैं, और सीरीज़ में जो होते हैं वो टोटल जो रेसिस्टेंस आएगा सीरीज़ में वो जितने रेसिस्टर्स दिए हुए हैं उन सभी से ज़्यादा आएगा। ऐसे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आई एम श्योर कंसेप्ट आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट, ए में फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट निकालना है, और फिर बी में द लोवेस्ट टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। किस सिचुएशन में सबसे हाईएस्ट होगा, किस सिचुएशन में सबसे लोवेस्ट होगा। That can be secured by combination of 4 coils of resistance। इन 4 रेसिस्टेंस का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टोटल रेसिस्टेंस कब होगा, लोवेस्ट कब होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है।
तो ये जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है हमारा, ये है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। तो इन चारों को कनेक्ट किया गया। तो हाईएस्ट कब होगा? तो हाईएस्ट ये तभी हो पाएगा जब ये चारों को हम लोग सीरीज वाइज कनेक्ट करेंगे। वेन ऑल रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ए में हमें हाईएस्ट फाइंड आउट करना है, तो सबको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हाईएस्ट मिल जाएगा। तो टोटल रेसिस्टेंस का हम लोग चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और इन्हीं चारों रेसिस्टेंस की वैल्यू आप पुटअप कर लेंगे और उन सबको ऐड कर लेंगे, तो ये आ गया 48 ओम। मतलब अगर इन चारों रेसिस्टेंस को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया है तो टोटल रेसिस्टेंस जो होगा उस सर्किट का वो 48 ओम होगा। अब बी कहता है द लोवेस्ट रेसिस्टेंस, उन्हीं चारों रेसिस्टेंस का लोवेस्ट कब आएगा? सम, टोटल लोवेस्ट कब आएगा? तो टोटल लोवेस्ट आएगा जब हम लोग उनको पैरेलली कंबाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलली के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो देखिए R1 1/4 है तो 1/4 कर लेंगे, इसको सारा पुटअप कर लेंगे और नॉर्मली फ्रैक्शन का एडिशन जैसे करते हैं हम लोग, वो फ्रैक्शन का एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 1/R इज इक्वल टू 12/24। अब 12 से आप 24 को कट कर लेंगे तो 2। अब 1/R इज इक्वल टू 1/2 है, तो 1 के सामने 1 है तो वो 1 की वैल्यू हो गई, R के सामने 2 है तो मतलब R इज इक्वल टू 2। तो यही लिख लेंगे R इज इक्वल टू 2 ओम। ये आ गया हमारा पैरेलली ऐड करने पे। तो देखिए पैरेलली ऐड करने पे वैल्यू 2 ओम जो आई है वो इन चारों रेसिस्टेंस से कम है। सबसे छोटा रेसिस्टेंस जो ऐड किया हुआ है सर्किट में वो 4 ओम का, उससे भी कम आया है। तो इसी बात को ध्यान रखना, पैरेलली ऐड करने पे वो हमेशा कम आते हैं और सीरीज वाइज ऐड करने पे जो टोटल रेसिस्टेंस होता है वो हमेशा ज़्यादा आता है। यस माय डियर। अब इसके बाद एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है ये इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर, तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर का नॉर्मली अगर डिफाइन करना चाहें हम लोग तो यहाँ पे 2 डिफिनेशन है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे एक लास्ट वाला जो डिफिनेशन हम देख रहे हैं, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर। मतलब वो जिस रेट पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है एनर्जी कंज्यूम करता है उसे ही हम लोग पावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये बल्ब है ना, तो ये बल्ब ग्लो करने के लिए कुछ तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर रहा होगा, है। अभी जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये 3 वोल्ट या 9 वाट की पावर जो है ये कंज्यूम करता है, यूज़ करता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे देखते हैं हम लोग वाट लिखा होता है, 9 वाट, 20 वाट, 80 वाट, 40 वाट। तो वो कहने का सेंस है कि वो जो है बल्ब ग्लो होने में 1 सेकंड में 9 वाट एनर्जी जो है कंज्यूम करेगी। तो 1 सेकंड में जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करती है उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं हम लोग। पावर को डिफाइन करेंगे वर्क डन बाय टाइम टेकन, मतलब वो जो कार्य कर रहा है, मतलब वो ग्लो होने में जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसको डिवाइड डाल देते हैं जितने समय में वो कंज्यूम कर रहा है, और उस समय से डिवाइड डालने पे ये हमेशा का आएगा, दर आएगा, रेट आएगी कि वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी यूज़ करता है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ जाता है P इज इक्वल टू W/T, पावर इज इक्वल टू W/टाइम, वर्क डन बाय टाइम। यहाँ से फिर अगर दूसरा फॉर्मूला हम लोग पावर का चाहे, अगर पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो तो एक और फॉर्मूला हम पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट एंड P फॉर पावर। इसी टाइप से अगर एक और फॉर्मूला हम लोग देखना चाहें तो P जो है पावर जो है वो इक्वल होता है I स्क्वायर इंटू आर, मतलब करंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पे पावर मिलता है। फोर्थ वन देखें, लास्ट वन, तो पावर जो होता है P जो होता है वो इक्वल होता है V स्क्वायर बाई आर के, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर, आर का मतलब रेसिस्टेंस। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए हैं इलेक्ट्रिक पावर के। इन्हीं चारों फॉर्मूलेस को ध्यान में रखेंगे हम लोग और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब देखिए ये जो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। देखते हैं ना हर ऑब्जेक्ट्स पे लिखा रहता है 9 वाट, 20 वाट, 40 वाट। तो ये सारा बताता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो 1 सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके वो ग्लो करेगा या कोई भी वर्क करेगा, जिस भी टाइप का उसकी
उस ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है, जिस वे में वो ग्लो करता है या फिर हीट होता है। इसके बाद हमें देखना व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड, इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वाट। मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है, वो अगर 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, तो उसे ही हम लोग 1 वाट समझते हैं, 1 वाट कहते हैं। A power rating of 100 watts on the bulb means that it will consume electrical energy at the rate of 100 जूल पर सेकंड। अगर किसी बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वाट, तो 100 वाट लिखे होने का मतलब क्या है कि वो बल्ब जब ग्लो करेगा तो 1 सेकंड में 100 वाट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा, यूज़ करेगा, तब जाकर वो 1 सेकंड ग्लो कर पाएगा। तो एवरी सेकंड, हर 1 सेकंड में जो वो बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहा है, वो 100 वाट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन? आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। जो पर यूनिट टाइम है ना, कि 1 सेकंड में वो कितना एनर्जी यूज़ कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक डिस्टर्ब करने वाला वर्ड, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आ गया। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल पावर तो अभी हम लोग समझ लिए, अब आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में समझना। देखिए मान लिया ये एक बल्ब है, इस बल्ब पे 80 वाट लिखा हुआ है, डैट मीन्स ये बल्ब जब ग्लो करेगा, है ना, तो ग्लो करेगा तो क्या होगा, तो जब ग्लो करेगा तो ग्लो करने के लिए इसे पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अब इलेक्ट्रिकल पावर, डैट मीन्स वो क्या है, पावर है। अब हमें समझना है कि पावर एक्चुअल करता क्या। तो पावर जो है वो रेट बताता है। रेट इस तरीके से बताता है कि ये बल्ब जब 1 सेकंड जलेगा, ग्लो करेगा, तो 1 सेकंड ग्लो करने के लिए इसे जो एनर्जी चाहिए वो 80 जूल की एनर्जी चाहिए। कितनी? 80 जूल एज्यूम कर सकते हैं। मतलब 80 जूल पर सेकंड एनर्जी ये लेगा तभी जलेगा। 1 सेकंड है तो 80 जूल, 2 सेकंड अगर इसे हम लोग ग्लो कराएंगे तो 160 जूल। तो मतलब यहाँ से रेट हम लोग को मालूम चलता है। इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वो रेट बताता है कि वो एवरी सेकंड कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। वहीं जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो कहता है कि इस बल्ब को अगर हम लोगों ने अपने घर पे 2 घंटे के लिए यूज़ किया, ठीक है, 2 घंटे के लिए इसे हम लोगों ने जलाया, तो जब 2 घंटे के लिए हमने इसे जलाया है, तो अब इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, पावर तो यही है 80 जूल पर सेकंड, 80 वाट। मतलब वो हर 1 सेकंड में 80 वाट की एनर्जी यूज़ कर रही है। तो जब 2 घंटा जलाएंगे तो क्या 80 वाट में ही जलेगा? नहीं, पूरे समय से गुना करने पड़ेगा इसको, 2 आवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर को। तो यहीं से फॉर्मूला मिलता है हमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम होता है। जैसे टाइम है 1 सेकंड में अगर वो 80 वाट जल रहा है तो 2 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं? 120। तो 120 से 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा। तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, इस बल्ब को हम लोग 2 घंटा ग्लो करते हैं, 2 घंटा जलाते हैं, तो 2 घंटा जलने पे इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, ये बताता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और पावर बताता है कि वो 1 सेकंड में कितना एनर्जी यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। पावर जो है वो रेट इंडिकेट करता है और ये जो है वो आपको बताता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लग कितनी रही। तो देखिए अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफाइन करना चाहेंगे तो ये है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड द टाइम, है ना, पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज़ यूज्ड। जिसके लिए ये क्या होता है बाबू, यूज़ होता है। ये उस पावर, जो पावर रेट पावर होता है और टाइम होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेगा तो हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब यहाँ पे पावर जो होगा उसको पुटअप करेंगे, टाइम जो रहेगा उसे पुटअप करेंगे और यहाँ से हम लोग फिर चाहेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इवेल्युएट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो E इज इक्वल टू P इंटू टी, ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करने का। देखिए द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो किलोवाट आवर होता है ना, kWh। जो कॉमर्शियल मेज़र किया जाता है कि हमारे ऑफिसों में, घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है तो उससे मेज़र जो करते हैं हम लोग कि कितने, किस बिल्डिंग में, किस हाउस में, किस ऑफिस में कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, तो वो कॉमर्शियल यूनिट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो मेज़र किया जाता है किलोवाट आवर में। 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electric appliance is having a power
रेटिंग 1 किलोवाट इज़ यूज फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट अगर एनर्जी आप यूज़ करते हैं 1 घंटे के लिए तो उसे ही 1 किलोवाट आवर समझा जाता है। और 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। वैसे अगर बात किया जाए जूल में कि वो एनर्जी कितना है उसमें, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल एनर्जी होते हैं, तो कितने जूल होते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप सभी का। आइए इससे रिलेटेड एक नॉर्मल से न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एक रेफ्रिजरेटर है हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट, जिसका पावर जो है वो 350 वाट है। डैट मीन्स क्या, रेफ्रिजरेटर जब चलेगा तो 1 सेकंड में 350 वाट जो है वो कंज्यूम करेगा एनर्जी फॉर 10 आवर्स अ डे। और उस रेफ्रिजरेटर को, सॉरी यहाँ पे आवर होगा, 1 घंटे में 350 वाट रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, एनर्जी को यूज़ करेगा। अब दिया हुआ है कि वो फ्रिज जो है वो 10 आवर्स अ डे मतलब 1 दिन में 10 घंटे यूज़ करने हैं। और हमें कैलकुलेट करना है कि वो अगर 30 दिन रेगुलर चलाया जाए, पूरा 1 मंथ चलाया जाए, तो उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा। अगर जो दाम है, कॉस्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो 3 रुपीज़ 40 पैसा पर किलोवाट है। तो देखिए पहले जो जो यूनिट दिया हुआ है आप वो लिख लेंगे। तो पावर हमारा 350 वाट है वो लिखेंगे, टाइम 10 आवर्स है वो लिखेंगे, लेकिन 10 आवर्स 1 दिन के लिए, और हमें कैलकुलेट करना है 30 दिनों का, 1 मंथ का, तो हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 इंटू 30 होने पे 300 आवर्स हो गया। अब इस वाट को किलो वाट में आप बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड डालेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 0.35 किलोवाट। किलोवाट में क्यों बदले, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है वो किलोवाट आवर है, तो इसीलिए वाट को किलोवाट में बदले। लेकिन टाइम आवर में ही है, तो आवर को सेकंड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। एनर्जी इज इक्वल टू जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पावर इनटू टाइम। तो ये हो गया हमारा एनर्जी का फॉर्मूला। अब जो पावर हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं वो बैठाएंगे, और फिर जो टाइम है हमारा वो, अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 किलोवाट आवर आ जाएगा। तो जो एनर्जी यूज़ होगा फ्रिज के द्वारा 1 मंथ में, वो 105 किलोवाट आवर एनर्जी यूज़ होगा। इतनी एनर्जी कंज्यूम करके वो पर डे 10 घंटे यूज़ किया जा सकता है पूरे 1 मंथ। अब कहता है कि हमें जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है, रेट दिया हुआ 3 रुपये 40 पैसे, 3 रुपीज़ 40 पैसे। इसे हम लोग टोटल एनर्जी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 105 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 105 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इवेल्युएट हो जाएगी कॉस्ट। तो ये रहा रुपीज़ 357। तो इतना रुपीज़, इतना कॉस्ट यूज़ होता है हम उस रेफ्रिजरेटर को 1 मंथ चलाने के लिए। कितना, 357 रुपीज़। ये आ गया हमारा आंसर।